वो साइटिका का जो पेन था वो तो 15-20 दिन में कम होने लगा, एक आध महीने के बाद तो वो गया सो गया, आज तक वापस नहीं आया है। वो वही एनर्जी, वही एंथुजियाज़म और वही ऊर्जा के साथ पूरा दिन, 2-2 दिन आज भी मैं ट्रेनिंग लेता हूँ। सो उस तरह से मेडिटेशन में एंट्री हुई एंड मुझे खुशी इस बात की है कि मेडिटेशन के विषय में पढ़ने से मेरी शुरुआत नहीं हुई है, मेडिटेशन की प्रैक्टिस करने से शुरुआत हुई है, जो आज तक जारी है। वेलकम टू द स्नेह देसाई शो। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे वीडियोस के द्वारा काफ़ी सारी वैल्यू अपनी ज़िंदगी के लिए पाई है, मगर अब इस शो के माध्यम से आपके सामने ऐसे ऐसे दिग्गजों को हम लेकर आ रहे हैं जिन्होंने अपने फील्ड में बहुत सारी उपलब्धियां पाई हैं, जिनके जीवन से हम भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। आज हमारे पहले एपिसोड में हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजीव भलानी जी, की जो एक मेडिटेशन और माइंडफुलनेस कोच है, जिन्होंने 12 से ज़्यादा किताबें लिखी है, इंडिया के अलग अलग शहरों में अपने सेमिनार्स, वर्कशॉप्स कंडक्ट करवा चुके हैं, जो यूएस और कनाडा में भी अपने मेडिटेशन कोर्सेज लोगों तक पहुंचा चुके हैं और इमोशनल वेलबींग के ऊपर एक पूरा प्रैक्टिकल सिस्टम उन्होंने डिज़ाइन किया है। दोस्तों, आज का ये एपिसोड आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा समझने के लिए कि किस तरीके से आप भी माइंडफुलनेस के द्वारा और इमोशनल वेलबींग के द्वारा अपनी ज़िंदगी को स्ट्रेस फ्री कर सकते हैं और ज़्यादा सफलता पा सकते हैं। राजीव सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू, इट्स माय प्लेजर। सर, पहले तो ये बताइए कि आपका मेडिटेशन के साथ का, माइंडफुलनेस के साथ का कनेक्शन कैसे आया? आप क्या करते थे पहले और आपका कोचिंग फील्ड में आना कैसे हुआ? Actually, I was working as a coach, as a trainer since last 21 years. 21 साल से मैं ये कोचिंग वगैरह के फील्ड में काम कर रहा हूँ और ख़ास करके जो स्पेशलिटी रही मेरी वो 21 साल के कोचिंग में, दैट इज़ हाउ वी कैन रीप्रोग्राम आवर सबकॉन्शियस माइंड। राइट। और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ये सब चलते रहते थे, वर्कशॉप, सेमिनार, पूरे इंडिया में भागा दौड़िए। जो आप कह रहे हैं कि माइंडफुलनेस और मेडिटेशन में कैसे इंट्रोडक्शन आपका हुआ, तो दैट्स रियली एन इंटरेस्टिंग थिंग। और आप जानते हैं कि हमारा कोचिंग का जो काम है उसमें ट्रेनिंग में 2-2 दिन की ट्रेनिंग्स रहती हैं, भागा दौड़ी रहती हैं। 8-1 साल पहले ऐसा हुआ कि मेरा एक वर्कशॉप चल रहा था जो 2 फुल डेज़ का रहता है, सैटरडे फुल डे, संडे फुल डे। अचानक से आप जानते पूरा दिन खड़े रह करके बोलना होता है, सिर्फ खड़ा रह कर के नहीं, चलते फिरते, फिर भी 8-8 घंटे, 9-9 घंटे तक काम करने के बाद भी थकान बिल्कुल नहीं होती। मगर एक बार ऐसा हुआ कि अचानक से कमर में इतना दर्द होने लगा कि इट वाज अनबेरेबल, बहुत दर्द होने लगा। तो मैंने तो उसको इतना ध्यान नहीं दिया, इग्नोर कर दिया, अवॉइड कर दिया एंड 5 मिनट बैठ गया एंड देन आई स्टार्टेड अगेन माय वर्क। थोड़ा सा आराम कर लिया, 2 घंटे के बाद फिर से ये शुरू हो गया और दूसरा दिन संडे था, संडे को भी यही हुआ। अब ये बड़ी मुश्किल से मैंने ये वर्कशॉप जो था चल रहा था वो मैंने पूरा किया एंड फिर कुछ दिन आराम किए, फिर से काम शुरू। मगर बार बार ये होने लगा, हर वर्कशॉप में, जो मेरे लिए बिल्कुल नया अनुभव था। मेरी फिटनेस इतनी अच्छी थी, कुछ भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। डॉक्टर को भी दिखाया। फिर मेरे एक दोस्त हैं जो एमडी इन आयुर्वेदा है, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, उनके पास गया तो उन्होंने कहा कि ये जो पेन हो रहा है तुम्हें कमर में, दैट इज़ साइटिका पेन। साइटिका जो नर्व होती है सबसे लंबी, और उसको कहीं से वो प्रेशर में है। तो मैंने बोला क्या करना चाहिए उसके लिए? तो उन्होंने बताया कि दवाई तो ठीक है, कुछ 1-2 चीज़ मैं सजेस्ट करूँगा, थोड़ा सा फूड हैबिट चेंज करो, और ये कहा। और मैं बात करने के बाद उठा वहाँ से और चलने लगा। तो उन्होंने कहा कि रुको, सबसे बड़ा इसके पीछे जो काम करता है ना, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान शुरू करो। अब तब तक का जो जर्नी थी मेरी, उसमें ध्यान के बारे में जानते थे मगर इतनी कभी शुरुआत नहीं की थी, प्रैक्टिस नहीं की थी। उन्होंने कहा कि ध्यान करो। मैंने कहा क्या होगा इससे ध्यान करने से? तब उन्होंने बताया कि ये जो आयुर्वेद के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने बताया कि ये जो साइटिका नर्व के ऊपर जो प्रेशर आ रहा है वो
बॉडी के सेल में जो वायु तत्व होता है वो जब बढ़ता है तो होता है। तो मैंने कहा तो उसकी दवाई दे दो ना, वायु तत्व बढ़ रहा है तो उसकी दवाई दे दो। तो उसका उन्होंने कहा कि नहीं, दवाई तो ठीक है मगर वायु तत्व तब ज़्यादा बढ़ता है। दिस वॉज एक्चुअली अमेजिंग फॉर मी ऑल्सो। उन्होंने कहा कि ये जब बहुत सोचता है कोई इंसान तब होता है, और आप गारंटीड बहुत सोचते होंगे। बोला वो तो वही तो काम है, यू नो, बुक्स लिखना, नए नए कोर्सेज क्रिएट करना, इतनी सारी चीज़ें। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव थिंकिंग, पॉजिटिव ही थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, मगर बहुत ज़्यादा थिंकिंग। तो उन्होंने कहा दिस इज़ डैमेजिंग, यू नो। तो क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि एक काम करो कि शाम को 7 बजे के आसपास ये जो थिंकिंग की जो दुकान है उसका शटर गिरा दो। बोला ये थोड़ा कोई व्यापारी की दुकान थोड़ा है कि ऐसे हो जाएगा। और बोले वो आप जानो मगर यू नीड टू स्टॉप ओवर थिंकिंग। बोला ठीक है, करेंगे कुछ। करके मैं खड़ा हो गया, जा रहा था, वापस बुलाया। बोले कैसे करोगे? बोला पता नहीं। तब उन्होंने बताया कि स्टार्ट मेडिटेशन, मेडिटेशन करना शुरू करो एंड सी व्हाट हैपन्स। देन आई स्टार्टेड लर्निंग मेडिटेशन, डिफरेंट मेथड्स, डिफरेंट गुरुज, डिफरेंट टीचर्स। और मेरी खुद की जो प्रैक्टिस है वो तब से शुरू हुई। 8 साल हो गए। अच्छा, वो साइटिका का जो पेन था वो तो 15-20 दिन में कम होने लगा। 1 आध महीने के बाद तो वो गया सो गया, आज तक वापस नहीं आया है। वही एनर्जी, वही एंथुजियाज़म और वही ऊर्जा के साथ पूरा दिन, 2-2 दिन आज भी मैं ट्रेनिंग लेता हूँ। सो उस तरह से मेडिटेशन में एंट्री हुई। एंड मुझे खुशी इस बात की है कि मेडिटेशन के विषय में पढ़ने से मेरी शुरुआत नहीं हुई है, मेडिटेशन की प्रैक्टिस करने से शुरुआत हुई है, जो आज तक जारी है। एंड अमेजिंग एक्सपीरियंस। मुझे बड़ा अच्छा लगा। एक तो पहले एक वाई क्रिएट हुआ, उस बहाने मेडिटेशन के साथ आप कनेक्ट हुए। एक रीज़न था जो हेल्थ चैलेंज आपने फेस किया, और दूसरा डॉक्टर ने मेडिटेशन कहा, ये बहुत बड़ी बात है। अमेजिंग। ये हम तो पढ़ते रहते हैं लोग जी। मैं भी पढ़ता था, मगर कभी वो लोग कहते हैं ना कि पिंचिंग जब होता है और बहुत ज़्यादा नहीं होता है, सहने लायक होता है, तब तक कुछ नहीं कर पाते। जब ये एक लिमिट से बढ़ जाता है पेन, तभी शुरुआत होती है, चाहे वो फिजिकल पेन हो, इमोशनल पेन हो, कुछ भी। सही है। आपने कहा कि आप 8 सालों से मेडिटेशन कर रहे हैं। जी जी जी। ये बहुत बड़ी बात है। मैं जानना चाहूँगा कि 8 सालों से तो ये आप हर दिन करते हैं, या दिन में एक बार, कौन से वक्त पे करते हैं, या एक्चुअली अब इतने सालों से जब कर रहे हैं तो चलो आपकी हेल्थ में तो आपने बेनिफिट पा लिया, मगर और कोई बेनिफिट्स अगर आपको मिले हो, और आपकी रेगुलर प्रैक्टिस कैसे होती है? यस, इंटरेस्टिंग। एक्चुअली मेडिटेशन जब मैंने सीखा तब मुझे पता चला कि मेडिटेशन जिसको बहुत कॉमनली समझा जाता है ऐसा नहीं है। उसमें बहुत अलग अलग प्रकार की विधियां हैं। मैं कभी कहता हूँ, कोई पूछते हैं कि शॉर्ट में बताओ मेडिटेशन क्या है, तो मैं कहता हूँ मेडिटेशन वो हाथी है जिसको 7-8 लोग अपनी आंखों पर पट्टी बांध करके जांच रहे हैं कि व्हाट इज़ दिस एक्चुअली। जिसके हाथ में वो पैर लगता है वो कहता है कि ये खंबा है, जिसके हाथों में पूंछ लगती है वो कहता है कि हाथी तो रस्सी जैसा है, जिसके हाथ में उसका कान लगता है वो कहता है कि हाथी तो कान जैसा है। बट बाय प्रैक्टिसिंग ये पता चला कि कितने भी मेथड्स भले हो मगर 3 टाइप के होते हैं। एक तो स्टैटिक मेडिटेशन, मतलब जिसमें आपका शरीर, बॉडी स्थिर है, चाहे आप बैठ करके कर रहे हो, खड़े होकर के भी कर रहे हो, कैसे भी, मगर बॉडी इज स्थिर, एकदम स्थिर किसी आसन में। दैट इज स्टैटिक मेडिटेशन। दूसरा है दैट इज एक्टिव मेडिटेशन, जिसमें शरीर का स्थिर रहना ज़रूरी नहीं, बिल्कुल हो सकता है आप चलते फिरते कर रहे हो सकता है कि आप अपना काम करते हुए कर रहे हो सकता है आप खाते वक्त कर रहे हो ध्यान। तो ये एक्टिव मेडिटेशन है। एंड तीसरा है दैट इज़ डायनेमिक मेडिटेशन। डायनेमिक मेडिटेशन का मेरा मतलब ये है कि वो अपने आप हो जाता है। ओके। यस। और ध्यान मैं शब्द इस्तेमाल करूँगा क्योंकि बेसिक तो हिंदी में आप कहिए, संस्कृत में कहिए, गुजराती में कहिए, ध्यान ही शब्द है मेडिटेशन के लिए। मेडिटेशन का मीनिंग तो क्या ग्लोबली होता है दैट आई कैन नॉट से, बट ध्यान को मैंने ध्यान शब्द से ही पकड़ा है और समझता ये हूँ कि ध्यान एक्चुअली करने की चीज़ नहीं है, रखने की चीज़ है। अब जैसे कोई एक रस्सी पर बैलेंस करते हैं बच्चे, आप
ये देखा होगा कई बार, वो चलते हाथ में बड़ा सा वो लेकर के। टेल मी, उस वक्त क्या वो पास्ट के विषय में या फ्यूचर के विषय में एक सेकंड भी सोच सकता है? कभी नहीं। तो वो, उसे पता नहीं है कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, मगर प्रेजेंट मोमेंट में ही उसकी अवेयरनेस बाय डिफॉल्ट कंपल्सरी आ जाती है। सो दैट इज डायनेमिक काइंड ऑफ मेडिटेशन। डांस परफॉर्म कर रहा है कोई स्टेज पर, तो पास्ट में कल क्या हुआ था, कल क्या करना है, कोई सोचेगा? संभव ही नहीं, क्योंकि शरीर के साथ एक हो गया है वो कंपल्सरी वहाँ पर मेडिटेशन हो जाता है। सो दिस आर द डायनेमिक काइंड ऑफ मेडिटेशन। अब मेरी जो प्रैक्टिस है उसमें डायनेमिक है, वो तो जैसे मैंने कहा वो कभी भी अपने आप हो जाता है। मगर दो जो रही स्टैटिक मेडिटेशन और एक्टिव मेडिटेशन, तो मैं ये कहूँगा कि एक्टिव मेडिटेशन यानी कुछ भी करते हुए उसी में अवेयरनेस को रखना प्रेजेंट मोमेंट में, वो वाली प्रैक्टिस जो ज़िंदगी में कभी नहीं थी, वो पिछले 8 साल से इतनी ज़्यादा हो रही हैं। जैसे इस वक्त मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, राइट? तो यहाँ आसपास में क्या है, मेरे आसपास में आगे क्या है, पीछे क्या है, ये लाइटिंग कैसी है, मेरे लेफ्ट में क्या है, मेरा हाथ कैसे मूव कर रहा है, आपका पोस्चर क्या है, इससे बाहर मैं हूँ ही नहीं। तो ये हर काम में जब आने लगता है तो पूरे दिन में ये प्रैक्टिस चलती ही रहती है, चाहे मैं कुछ भी कर रहा हूँ, कुछ क्रिएट भी कर रहा हूँ। और दूसरी जो स्टैटिक काइंड ऑफ मेडिटेशन की बात करें, जिसमें बैठ करके करना है, तो वो दिन में एक भी दिन ऐसा नहीं गया है कि जिसमें मैंने कम से कम 5 टाइम्स वो नहीं किया हो। पूरे दिन में 5 पूरे दिन में 5 बार। 5 बार प्रार्थना या दुआ करना ये सुना हुआ है। हाँ, दिन में 5 बार मेडिटेशन करना ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ। जी जी। एंड इट्स मेकिंग ट्रेमेंडस चेंज, यू नो। क्या बात है। मैंने मेडिटेशन का एक्सपीरियंस राजीव सर किया था जब मैं खुद 4 साल का था। वाह, आप जानते हैं कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे इंस्पायर किया था। अब इस बात को 31 साल हो चुके हैं, आई एम 35 राइट नाउ, तो 31 सालों से मेडिटेशन मेरी ज़िंदगी में जुड़ा हुआ है। लेकिन मुझे ये शब्द पहली बार मिला, डायनामिक मेडिटेशन। इसे मैं कभी कभार ATM कहता था, एनी टाइम मेडिटेशन। और आपने जो वो डांस वाला और वो रस्सी पे चलने वाला एग्जाम्पल दिया, तो मैं रिलेट कर पा रहा हूँ, क्योंकि जब मैं स्काई डाइविंग सीखा था और अभी तक 250 से ज़्यादा जंप स्काई डाइविंग में मैंने किए हैं, तो तब मैं रियलाइज़ कर पा रहा हूँ कि जब वो जंप करते हैं ना, तब पास्ट भी नहीं है, फ्यूचर भी नहीं, कुछ भी नहीं। सिर्फ इट्स दैट मोमेंट नाउ। और अब मुझे समझ आ रहा है, क्योंकि दैट इज़ द डायनामिक मेडिटेशन। कंपल्सरी हो जाता है, अपने आप हो जाता है। जैसे मास में भी होता है, जैसे नवरात्रि आती हैं, लोग गरबा करते हैं, गरबा में शुरुआत तो बिल्कुल धीरे 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 होती है, लास्ट में जो 2 मिनट होते हैं वो म्यूज़िक भी एकदम हाइप पे होता है और लोगों को का सर्कल इतना फास्ट घूमता है, ना तो उसे कल क्या होना है, क्या हुआ था, कुछ पता नहीं। बॉडी, माइंड एंड एवरीथिंग इज मूविंग। दिस इज डायनेमिक मेडिटेशन। वो 100% प्रेजेंट मोमेंट पे है। और देखना कि ये करने के बाद थकान होनी चाहिए ना, थकान नहीं होती, फ्रेशनेस होती है। वाई? बिकॉज द माइंड इज स्टॉप्ड फॉर अ लिटिल वाइल। राइट, सुपर। सर, एक मन में सवाल आता है कि मेडिटेशन काफ़ी सारे लोग कोशिश करते हैं, जी जी जी। और करने वालों को कभी कभार तो ये भी नहीं पता होता है कि मेडिटेशन में होना क्या चाहिए। जैसे हम जब खाना खाते हैं तो पता चलता है भी पेट भरना चाहिए, खाना खाते हैं तो पता चलता है ऐसा स्वाद आना चाहिए। तो मेडिटेशन में कैसे पता लगे कि मेडिटेशन हो रहा है? या फिर मेडिटेशन में कभी कभार लोग ये भी सोचते हैं कि मुझे ऐसी लाइट दिखनी चाहिए, कोई ऐसे भगवान या ऐसा कोई रूप दिखना चाहिए, ऐसा कलर दिखना चाहिए, ऐसा फीलिंग आना चाहिए। तो मेडिटेशन में पहले तो कुछ एक्सपेक्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या क्या करना चाहिए? ग्रेट क्वेश्चन एक्चुअली। ये ऐसा है कि ये सबके दिलों में, सबके दिमाग में होता है ये सवाल कि क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो मेरा जो अनुभव है उससे मुझे ये लग रहा है कि या तो आप कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं या तो ध्यान कर सकते हैं। क्योंकि ध्यान करके एक्चुअली कहीं पहुंचना नहीं है, मगर गलती से कहीं पहुंच गए हैं, वहाँ से वापस आने के लिए ध्यान है। मेडिटेशन इज जस्ट टू कमिंग बैक टू होम, बैक टू आवर ओरिजिनल स्टेट ऑफ बीइंग विच इज़ पीस एंड ब्लिस, जो है ये, मगर समहाउ कनेक्शन जो है उसका वो कहीं पर डिस्टर्ब हो गया है। सो एक्सपेक्ट कुछ ना करें और जस्ट टू बिकम मोर अवेयर
ध्यान, एक छोटी सी बात मुझे याद आ रही, इट्स रियली वेरी फनी। बहुत साल पहले मैं कहीं जा रहा था, आई वॉज ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन। तो मैं यहाँ पर बैठा था, मेरे पास में कोई एक दूसरा आदमी बैठा था और उसके पास में विंडो थी। ये आदमी बैठ कर के कुछ किताब पढ़ रहा था। किताब पढ़ते पढ़ते पता नहीं उसको थक गया होगा, किताब बंद करके रख दी साइड में और ऐसे आंख बंद करके विंडो के सपोर्ट में ऐसे आंख बंद करके बैठा थोड़ी देर के लिए। अभी ऐसे 15-20 मिनट चले गए। 15-20 मिनट के बाद अचानक से वो जागा, इधर उधर देखा, साइड में देखा तो बुक नहीं है उसकी जो उसने रखी थी। तो ढूंढने लगा, कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई, इधर उधर नीचे बैठ गया। सामने एक अंकल बैठे थे, एकदम देहाती आदमी। बोला, क्या बेटवा क्या ढूंढ रहे हो? बोले, कुछ नहीं, मेरी बुक पड़ी थी यहाँ। तो कहाँ रखी थी? तो कि बस यहीं रखी थी। बोले, यहीं रखी थी, कोई ले गया तुझे पता नहीं? क्या कर रहा था? इसने कहा, मैं मेडिटेशन कर रहा था। तो अंकल बोले, क्या कर रहा था? उसको समझ में नहीं आया कि क्या कर रहा था। वो तो कुछ मेडिसिन समझे होंगे। मेडिटेशन कर रहा था अंकल। बोले, वो क्या होता है? तो इसने कहा, ध्यान कर रहा था मैं। कहाँ गई बात? वो अंकल जोर जोर से हंसने लगे। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। ये भी चौंक गया कि मेरी बुक खो गई है, मिल नहीं रही है, और ये अंकल जी हंस रहे हैं। क्या आप हंस रहे हैं अंकल? अंकल ने कहा, बेटे तुझे ध्यान करने की ज़रूरत नहीं थी, ध्यान रखने की ज़रूरत थी। तो ये ध्यान रहे। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपने कहा कि क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, बैठ करके कोई कर रहा है तो किस बात का वो ध्यान कर रहा है वो उसको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, ब्रीदिंग की बात चल रही है, ब्रीदिंग पे ध्यान कर रहा है तो अवेयरनेस ब्रीदिंग की ही रहे। बॉडी में कहीं सेंसेशन के ऊपर वो ध्यान कर रहा है तो सेंसेशंस की ही अवेयरनेस रहे। अच्छा, मैं जो सिखाता हूँ उसमें एक चीज़ बहुत ही लाइफ टाइम और लाइफ में यू टर्न लाने वाली है, दैट इज़ इमोशनल लिबरेशन एक्चुअली। अच्छा, कि ठीक है, एक बार कोई दुखी हो गया, 2-4 जोक सुन ले, ये हो गया, फिर से वो एंटरटेन हो गया, ऐसा नहीं है। इमोशंस आते हैं जब कोई, मैं बात कर रहा हूँ नेगेटिव इमोशन की, तो देयर इज़ अ पर्पस हमारी लाइफ में, वो हमसे वो फील करवाना चाहता है और हम उसको फील करने के बजाय उसको अवॉइड कर रहे हैं, उसको टाल रहे हैं, तो वो कल दूसरा बड़ा रूप लेकर के आने वाला है, तीसरे दिन दूसरा बड़ा रूप लेकर आने वाला है। जब तक हम उसको पूरी तरह से भुगत नहीं लेते, लोग कहते हैं ना कि जो किया है वो भुगतना ही पड़ता है, तो कोई भी इमोशन आया भी है तो उसको भुगतना ही पड़ रहा है। और भुगतने का योगिक साइंस में ये मतलब है कि जस्ट ऑब्जर्व इट एज इट इज। तो जो उस नेगेटिव इमोशन चल रही है, आप उसका ध्यान कर रहे हैं, जो मैं सिखाता हूँ, तो बस उसी में अवेयरनेस हो। आप खाना खा रहे हैं, खाने की क्रिया चल रही है, तो खाने की अवेयरनेस हो। मैं वाइड अवेयरनेस के साथ बैठा हूँ तो बहुत सारी चीज़ों की एक साथ अवेयरनेस हो सकती है। अवेयरनेस शार्पन भी हो सकती है, अवेयरनेस वाइडन भी हो सकती है। तो एक ही चीज़, एक ही बात मन में होनी चाहिए कि मेरा इंटेंशन क्या है, मैं किस चीज़ की लिए मैं ध्यान कर रहा हूँ। इसमें तीन पार्टीज होती है, मैं कहता हूँ। एक तो ध्यान करने वाला, जिसको ध्याता कहते हैं। दूसरा, जिसका ध्यान हो रहा है वो, दैट इज ध्येय। और तीसरा, प्रोसेस, जिसको ध्यान कहते हैं। तो ध्याता जो है उसे पता होना चाहिए कि ध्येय क्या है ना, और तभी उसके साथ उसका ये हो सकता है। तो एक्सपेक्ट कुछ भी नहीं करना है एक्चुअली। लोग कहते हैं कि मन से ध्यान करो, मन से ध्यान नहीं होता है, मन का भी ध्यान हो सकता है। सो इट इज़ बेटर ऑलवेज कि लेट अस बी ओपन टू मेडिटेशन एंड लेट इट फोल्ड मैनी थिंग्स इन फ्रंट ऑफ अस, राइट। सो अगर ज़्यादा एक्सपेक्ट करेंगे तो वो डिस्टर्बेंस ही क्रिएट करेगा, माइंड अपना काम करना शुरू कर देगा। और जब तक माइंड अपना काम करता है तब तक प्रेजेंट मोमेंट में रहना संभव नहीं है। माइंड को तो जिंदा रहने के लिए पास्ट और प्रेजेंट ये दोनों चाहिए। दिस इज़ द फूड फॉर माइंड। जहाँ पर पास्ट का कुछ नहीं चल रहा है, जहाँ पर फ्यूचर का कुछ नहीं चल रहा है, वहाँ पर माइंड हैवी नहीं। एंड दैट इज़ द रियल एक्सपीरियंस ऑफ इनर पीस एंड ब्लिस। काफ़ी बार मुझे मेरे ऑडियंस पूछते रहते हैं कि सर मेडिटेशन कैसे करें, और तब मैं कहता हूँ कि भाई जो कर रहे हो उसे बंद कर दो।
इट्स ट्रू, तो इट्स ट्रू। अगर हिल रहे हो तो हिलना बंद कर दो, हाँ। बोल रहे हो तो बोलना बंद कर दो, और सोच रहे हो तो सोचना बंद कर दो, मेडिटेशन हो गया। मगर ये जो सुनने जितना आसान नहीं है, एक प्रैक्टिस लग जाती है। आपने इतने बरसों प्रैक्टिस करी है, और मुझे लगता है कि जो भी प्रैक्टिस करेंगे अपने जीवन में, और वो भी सही तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, तो कहीं ना कहीं उन्हें भी वो एक्सपीरियंस मिल सकता है। बिल्कुल, प्रैक्टिस सिर्फ इम्पोर्टेंट है ऐसा भी नहीं है, प्रैक्टिस तो बाद में आती है। मेडिटेशन में ये 8 साल में मैंने जो जो स्ट्रगल्स किए हैं, जो जो हर्डल्स आए हैं, उनका सामना करने के लिए मैं इतना कहूँगा कि मेडिटेशन जो सिखा रहा है, उसके जो इंस्ट्रक्शंस है, वो इंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कोई मुझे पूछे कैसे ध्यान करना है और मैं उसको जो बता रहा हूँ वो उसके लिए परमानेंट इंस्ट्रक्शन बन जाता है। तो विचारों को रोको, ऐसा लोग कहते हैं। अब वहाँ से तो उसकी स्ट्रगल शुरू हो जाती है। तो क्या इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, किस तरह से इंस्ट्रक्शन दिया जाता है सीखने के लिए, फिर तो वो अपने आप कर लेता है। हर बार तो इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं है, मगर वो लैंग्वेज बहुत ज़रूरी। तो हु इज़ टीचिंग? अब मेरा तो पिछले इतने सालों से NLP का भी एक्सपीरियंस है। आप जानते हैं कि NLP प्रैक्टिशनर हूँ, और हम जानते हैं कि लोगों का जो परसेप्शन होता है उसमें भी उसकी प्रेफर्ड सिस्टम होती है, विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक। यस। तो ये बहुत मैं ध्यान रख करके सोच समझ करके इंस्ट्रक्शन देता हूँ, और स्टेप्स के पहले ये करो, बाद में ये करो। मैं कहता हूँ कि अपने काम में प्रेजेंट मोमेंट में आप अवेयरनेस रखो। बिजनेस की मीटिंग चल रही है तो उसमें अवेयरनेस, किसी के साथ डील चल रहा है तो उसमें अवेयरनेस, ये भी ध्यान ही है। मगर कल से कोई ऐसा करना चाहेगा, नहीं कर पाता। वाई? बिकॉज मैंने तो ऐसे बता दिया, इंस्ट्रक्शंस जो है उसमें पहले उसे क्या करना है, मास्टरी आ गई, फिर क्या प्रैक्टिस करना है, फिर उसकी मास्टरी आ गई, फिर क्या प्रैक्टिस करना है, फिर मास्टरी आ गई। ऐसे करते करते एक लेवल पे आता है जब वो एक्टिव मेडिटेशन कर सकता है। वो किसी के साथ बात कर रहा है तो भी वो प्रेजेंट में है, वो किसी के साथ फ़ोन पर बात कर रहा है तो भी प्रेजेंट में है। वो कल से शुरू नहीं होता। तो इंस्ट्रक्शंस एंड प्रैक्टिस बोथ आर इम्पोर्टेंट। मगर लोग मानते हैं ना, उतना डिफ़िकल्ट नहीं है। ये इंस्ट्रक्शन वाली बात को मैं ध्यान में रख के कह रहा हूँ, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस ज़्यादातर मैंने देखा कि गलत जा रहे हैं। मुझे मेरी सीखी हुई NLP आप कहे, कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड वाली बातें कहिए, वो सब कुछ मेडिटेशन करने में बहुत काम में आए। क्योंकि मैं खुद को 3-3, 4-4 तरह से इंस्ट्रक्शन देता था कि अब ऐसा सोच करके करके देख, ऐसा सोच करके करके देख, ऐसा समझ कर करके देख। एंड देन आई रियलाइज, मैं और हर चीज़ को लिखता जाता था कि कौन सी चीज़ ने काम किया है, व्हाट एक्चुअली वर्क्स, और उन्हीं में से धीरे 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 करके मैंने ट्रेनिंग डेवलप की। सुपर। सो अकेले प्रैक्टिस करना, अपने मुताबिक कोशिश करना, उससे बेहतर है कि एक सही इंस्ट्रक्टर हमें मिल जाए और एक सही तरीका मिल जाता है जो कोई गाइड कर रहा है, तो वो आसानी से पाया जा सकता है। और सही सीक्वेंस। यस, वंडरफुल। तो मेडिटेशन को काफ़ी बार लोगों ने स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ा हुआ है कि भाई जो आध्यात्मिक रास्ते पे चलते हैं, या 50 साल के बाद एक वनवास जिसे हम कहते हैं, उसके बाद मेडिटेशन जीवन में होना चाहिए। बट मैंने अपनी लाइफ में बहुत यंग एज पे मेडिटेशन को अपनाया है, और मैं जानता हूँ कि जितना यंग एज पर हम उसे अपनाते हैं उससे बेनिफिट ज़्यादा है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या मेडिटेशन बिजनेस लाइफ में, करियर के अंदर ज़्यादा सफल होने के लिए, या इवन हमारे रिलेशनशिप्स के ऊपर, हेल्थ को बेहतर करने के लिए, क्या ये सारे एरियाज और एस्पेक्ट्स के ऊपर इफेक्ट कर सकता है, या फिर सिर्फ स्पिरिचुअलिटी के लिए है मेडिटेशन? नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्पिरिचुअलिटी के लिए है। दूसरी जो बातें हैं, जैसे प्रैक्टिकल लाइफ की हो, बिजनेस में सक्सेस, प्रोफेशन में सक्सेस की, ये सब, इसमें भी इसका बहुत बड़ा असर आता है। हालांकि ध्यान का जो मूल लक्ष्य है वो यही है कि हम हमारी हायर सेल्फ के साथ, या तो सुपर नेचुरल पावर जो है, या तो जिसे हम परमात्मा कहते हैं, उसके साथ एक हो जाए। क्योंकि आप जानते हैं कि योगिक विज्ञान का ये एक भाग है, पतंजलि मुनि ने जो दिया है अष्टांग योग, उसका ये 7वां अंग है। इसके बाद का जो अंग है वो तो सीधा कनेक्शन की ही बात है, समाधि वाला। तो है ये पाथ स्पिरिचुअल जर्नी के लिए। मैंने एक गुरु से सुना था कि हज़ारों साल पहले लोगों को ये जानने की बहुत इच्छा थी कि ये सब क्या है, सृष्टि क्या है, मैं क्या हूँ, जीव क्या है, जीवात्मा क्या है, परमात्मा क्या है। बहुत सारे मार्ग पे काम किया, मगर कहीं से सफलता नहीं मिल रही थी। देन समहाउ ये ध्यान
के जरिए ये संभव हो पाया। सो वो उसका मूल लक्ष्य है। मगर ये जो हमारी मटेरियल लाइफ है उसमें इसके जो फ़ायदे होते हैं वो उसका बाय प्रोडक्ट है, और इतने गज़ब के फ़ायदे होते हैं। जैसे इसको एग्जांपल से समझना होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको पूछूं कि कोई एक आदमी बिजनेस कर रहा है एंड वो चाहता है कि वो अपनी इनकम को 5 टाइम्स बढ़ाए, 10 टाइम्स बढ़ाए। तो उस आदमी इस वक्त जो कर रहा है उसमें से आगे चल कर के बहुत कुछ करना चाहता है, ये करूं वो करूं, ये करूं वो करूं। अब वो कन्फ्यूजन के साथ करेगा या क्लैरिटी के साथ करेगा, दोनों में क्या फ़र्क आएगा? कौन से में ज़्यादा संभावना है 5 टाइम्स इनकम को ले जाने की? क्लैरिटी के साथ। तो क्लैरिटी के पीछे जो रिस्पॉन्सिबल है दैट इज़ मेडिटेशन, राइट। ध्यान करते 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 इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि माइंड जो है इंसान का वो बहुत क्रिस्टलाइज्ड होता जाता है, एंड वो माइंड जो है उसकी क्लैरिटी एक अलग लेवल की होती है। क्या सही है मेरे लिए, क्या गलत है, इसका जो डिस्क्रिमिनेशन पावर है वो कितना इंपॉर्टेंट है, आप ही बताइए। सबसे ज़्यादा। यस। तो ये डिस्क्रिमिनेशन पावर भी जिससे बल पाता है दैट इज मेडिटेशन। सोशल लाइफ की बात करें तो बहुत सारी घटनाएं लाइफ में ऐसी होती हैं कि जो इंसान को डिस्टर्ब कर देती हैं। फिर वो सुबह जा कर के ऑफिस में बैठे बैठे काम करता है, मगर ध्यान उसका घर में सुबह जब निकला तब जो झगड़ा हुआ था उसको लेकर के वो डिस्टर्ब है, उसमें है, पास्ट में दुख उसको हुआ उसी में वो है। और कई लोग तो शाम तक 2-2 दिन तक उसी में रहते हैं, 2-2 महीने तक रहते। हाँ रहते 2-2 महीने तक। तो ध्यान से ये होता जाता है कि उसे पता चलता जाता है कि व्हाट इज इमोशन, राइट। और उससे वो ऊपर उठता है और हर चीज़ को एक समान वे में देखना उसके लिए संभव होने लगता है। तो रिलेशनशिप भी बहुत इम्प्रूव होने लगते हैं। मुझे जो बेनिफिट हुए, अभी अभी आपने पूछा था आपको क्या बेनिफिट हुए थे, उसमें मैं 2 बातें कहूँगा। एक तो प्रोफेशनल ग्रोथ, दैट इज़ अमेजिंग, और ख़ास करके बहुत स्पेसिफिक मैं बताऊँ तो बहुत सारे स्किल्स कोचिंग को लेकर के मेरे थे, मगर आई वॉज नॉट एग्जैक्टली क्लियर कि मुझे अब कौन सी दिशा में जाना है। निश जिसको हम कहते हैं, और उसमें भी माइक्रो निश जो है वो पता नहीं था, और वो मेडिटेशन के बाद आया। तब तक चारों दिशा में दिमाग के घोड़े जो हैं वो दौड़ रहे थे और एवरेज सब हो रहा था, मगर ये एक ही दिशा में हुआ और उसके कारण सारी ऊर्जा, सारी एनर्जी, सारी थिंकिंग, स्ट्रेटेजीज, प्लानिंग एक ही पॉइंट पर काम करने लगे, और वो वहाँ से जो ग्रोथ हुआ और उसका रिजल्ट ये आया कि इनकम में अनबिलीवेबल ग्रोथ होना शुरू हुआ। सो मैं इसका सारा जो क्रेडिट है वो मेडिटेशन को देता हूँ। इमोशनल लेवल पे जो ये हुआ कि बहुत बैलेंस होता गया, मैं जो छोटी छोटी चीज़ों में डिस्टर्ब हो जाते थे, इरिटेटेड हो जाते थे, उसमें से बाहर आकर के अब इतना तो पता है कि मेरी जो इनर पीस है इसको किसी की ताकत नहीं है कोई हिला सकेगा। सुपर। सो मेडिटेशन सबके लिए है, और खास करके अगर प्रैक्टिकल लाइफ में भी सक्सेस पाना है तो इट हेल्प, जैसे आपने कहा, क्योंकि हेल्थी माइंड इज इक्वल टू हेल्थी फाइनेंस, ऐसा मैं मानता हूँ। या बिल्कुल, या हेल्थी माइंड इज इक्वल टू हेल्थी बिजनेस, क्योंकि अगर ये ठीक नहीं है तो सारी चीज़ों को डिस्टर्ब कर सकता वो है। हम तो आप भी जानते हैं कि पिछले 20-21 साल से हम सिखा रहे हैं कि हमारे मन की शक्तियाँ अनंत हैं, हमारे मन के पास इतना पावर है। सब कॉन्शियस माइंड के पास 90% पावर है, कॉन्शियस माइंड के पास 10% पावर है, मगर ये 90% पावर का यूज़ करने वाला कॉन्शियस माइंड 10 जगह पे कंफ्यूज्ड है, या तो पास्ट में ही रहता है, वो क्या कर पाएगा इनसे। सो सबकॉन्शियस माइंड का प्रोग्रामिंग, पॉजिटिव प्रोग्रामिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ कॉन्शियस माइंड को क्रिस्टलाइज करना और थोड़ा सा और सुलझा हुआ या तो मैच्योर बनाना बहुत ज़रूरी, एंड मेडिटेशन से बहुत ड्रामेटिकली होता है। सुपर। मुझे लगता है सर मेडिटेशन जो है वो एक, मैं मानता हूँ, कीस्टोन हैबिट है। यस, कीस्टोन मतलब कि जैसे पुराने ज़माने में हम डॉक्टर्स के पास जाते थे और हो सकता है कि हम 100 अलग अलग टाइप की बीमारियां लेकर जाए, लेकिन उनके पास दवाई जो थी वो 5 ही किस्म की हुआ करती थी। पीली वाली पैक करो, नीली वाली पैक करो, सफ़ेद वाली पैक करो, वो 4 या 5 से ही काम हो जाता था। एग्जैक्टली वैसे अगर आज मुझे लगता है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो लोग हमारे पास लेकर आते हैं, लेकिन कुछ 2-3 ऐसी आदतें अगर हम दे दें जिसमें सारे प्रॉब्लम का हल छुपा हुआ है, तो वो 2-3 अच्छी आदतों में एक आदत
मेडिटेशन है बिल्कुल कि मेडिटेशन। वो ज़्यादातर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है, चाहे वो किसी को नेगेटिव थिंकिंग हो, डिप्रेशन में कोई परेशान है, कोई ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है, हेल्थ भी आज आप जानते हैं कि ज़्यादातर कुछ भी। स्ट्रेस को लेकर ही इश्यूज खड़े हो जाते हैं। इवन मैं जितने भी स्पिरिचुअल टीचर्स गुरु को अभी तक मिला हूँ, तो उनका भी यही कहना है कि अपने आप को इमोशनल लेवल पर हील करना ही सबसे ज़रूरी है, और उसी के बाद फिजिकल लेवल पर हम लोग अपने आप को हील कर सकते हैं। और अगर वो ठीक हो गया हाँ, तो कभी कभार शरीर के लेवल पर काम करने की जरूरत ज़रूरत ही नहीं होती। यस और प्रॉब्लम्स 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 लोग कहते हैं, वो उनका दिया हुआ एक लेबल है, वो उन्होंने दिया हुआ एक, क्या कहते हैं उसको, बहुत जजमेंटल जब हो जाते हैं तब ये करते हैं, बहुत बिजनेस में ये प्रॉब्लम आ गया, ये आ गया। अब मेरी प्रैक्टिस के बाद पर्सनली प्रैक्टिकली मेरे अनुभव से मुझे ये लगता है कि ऐसा एक्चुअली होता नहीं। जिसको हम प्रॉब्लम कहते हैं वो है क्या एक्चुअली, वो तो सिचुएशन है, एक सिचुएशन है। अब ये सिचुएशन है तो उसमें दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो हम उसको बदल सकते हैं, या तो उसको एक्सेप्ट करना है। हमारे बदलने का हमारे डोमेन में नहीं आता है, या तो हम ये नहीं कर सकते, पक्का पता है कि ये सिचुएशन है, उसको मैं बदल नहीं सकता। अब मुझे बताए तीसरी कोई चीज़ है ही नहीं। या तो हम बदल सकते तो बदलना चाहिए, नहीं बदलना चाहते, नहीं बदल सकते तो एक्सेप्ट करना चाहिए। तो है तो सिचुएशन, मगर चूंकि हमारे इमोशंस हम उसके साथ जोड़ देते हैं, इसलिए वो प्रॉब्लम लगती है। मेडिटेशन में जब हम इमोशन को ऑब्जर्व करना सीखते हैं तब सिचुएशन ही लगती है, और हम स्टेबल रहते हैं, एट ईज एंड एट पीस रहते हैं, और फिर बहुत अनसुलझी चीज़ें बिजनेस को लेकर के सुलझा सकते हैं। जो मेरे बहुत कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं कि दे आर बिग इंडस्ट्रियलिस्ट, मल्टीटास्किंग पीपल, बहुत बड़े बड़े उद्योगपति जैसे हैं। अब उनको तो इतनी चीज़ों के बारे में सोचना होता है, उनकी कंपनी के बारे में, कंपनी के एम्प्लॉयज़ के बारे में, कंपनी के स्टॉक्स के मार्केट वैल्यू के बारे में, और वो अपने अपने काम में माहिर होते हैं, स्किल्ड होते हैं, नॉलेजेबल होता है। फिर भी जब मीटिंग होती है तब पता चलता है कि बहुत कुछ उनके पास है, सिर्फ थोड़े से स्थिर हो जाए बस, तो बात ज़बरदस्त बन सकती है। और ध्यान की प्रैक्टिस जब उनको सिखाई जाती है, स्थिरता आती है, तो वो फिर बूम होते हैं। दिस इज़ वंडरफुल थिंग। अब उसको अप्लाई कैसे करना है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। सही है। मेडिटेशन करने के लिए सर आप बता सकते हैं कोई सही वक्त होता है, कोई सही जगह होती है, या कोई फिक्स टाइम या फिक्स प्लेस होने से कोई बेनिफिट हो सकता है भी नहीं भी, दोनों चीज़ें। जैसे प्रैक्टिकली देखें तो जैसे मैंने अभी कहा कि स्टैटिक मेडिटेशन होता है, एक्टिव मेडिटेशन होता है। अब जो स्टैटिक मेडिटेशन होता है उसकी जब हम बात करते हैं, जिसमें हमारा शरीर का स्थिर रहना जरूरी है, तो यहाँ पर ये सवाल जो है वो लागू होता है, क्योंकि बैठ करके करने वाले हैं। तो मैं सजेस्ट करता हूँ लोगों को कि बैठ करके करने वाला होता है तो कोई एक आसन चूज करो एंड यूज दैट आसन, यानी वो पोस्चर, जो भी आपको सुखासन हो या कुछ भी हो, तो हमेशा उसी आसन में प्रैक्टिस करें। जो जगह अपने घर में चूज करते हो उसी जगह पर करें। बहुत कुछ इसको लेकर के मैंने कुछ सेशंस भी डिज़ाइन किए जिसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया है, तो ये एक हेल्पफुल हो सकता है। सेम जगह घर में, फॉर एग्जांपल जिस कॉर्नर में वो कर रहा है, अब कुछ दिनों के बाद ऐसा होने लगेगा कि वहाँ पर जैसे वो जा कर के बैठेगा तो वाइब्रेशंस ही वहाँ ऐसे हो गए कि ऑटोमेटिक माइंड शांत होने लगता है, तो स्ट्रगल कम हो जाता है। समय भी जो है दैट इज़, जो हज़ारों सालों से कहा जा रहा है वही मैं भी कह रहा हूँ कि अर्ली इन द मॉर्निंग इज़ द बेस्ट टाइम फॉर टू डू दिस स्टैटिक मेडिटेशन। अब बात अगर करें हम एक्टिव मेडिटेशन की, तो एक्टिव मेडिटेशन तो तब तक कर सकते हैं जब तक आप एक्टिव हैं। कुछ भी वहाँ पर तो ना तो प्लेस की ज़रूरत है, ना तो कोई सिचुएशन की ज़रूरत है, ना तो शांति की ज़रूरत है। और पता है ज़्यादातर लोग मेडिटेशन को छोड़ क्यों देते हैं? डिस्टर्बेंस के कारण। अंदरूनी डिस्टर्बेंस, बाहर का डिस्टर्बेंस, यहाँ शांति नहीं है, यहाँ वो नहीं है, ये खिड़कियाँ बंद कर दी, वो कमरा बंद कर दिया, और ध्यान अच्छी तरह से करने के लिए गांव से शहर से दूर चले जाते हैं, किसी नदी किनारे जंगल में, वहाँ पर शांति से। अरे भाई ज़िंदगी भर वहाँ थोड़ी रहना है, नदी किनारे, तो फिर यहाँ ये सब काम कौन संभालेगा? तो ठीक है, शुरुआत में लर्निंग के लिए इट्स ओके,
बट फिर प्रैक्टिस में ये आ जाना चाहिए, ये सीखना चाहिए कि कैसे इन सभी डिस्टर्बेंस के बीच में भी मैं कर सकूं। कुंभ का मेला चल रहा हो फिर भी आप ध्यान रख सकते हो। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर वो सागर के किनारे पर या नदी के किनारे पर पंछियों की आवाज़ और सागर की आवाज़ को आप एंजॉय कर सकते हैं, तो कैसे वो पंखे की और एसी की आवाज़ या ट्रैफिक की आवाज़ को एंजॉय करके आप मेडिटेशन कर सकते हैं, वो उतना ही ज़रूरी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। कोर्स और ट्रेनिंग के दौरान सबसे पहले यही सिखाता हूँ मैं, जिसको सिखाता हूँ। और एक बात यहाँ मुझे याद आ रही है, जिस विच इज़ मीथ फॉर मेडिटेशन। जैसे कि बर्ड्स की आपने बात करी, बर्ड्स की आवाज़ें, फिर समंदर की लहरें, ये सब जब नेचर में हम जाते हैं ये हमें हेल्प करता है। जब आप आंखों को बंद करके आप बैठते हैं तो बहुत रिलैक्स हो जाते हैं। यस, तो यहाँ पर मैं ये खास कहना चाहता हूँ कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन रिलैक्सेशन एंड मेडिटेशन। अच्छा, दोनों बिल्कुल अलग हैं। रिलैक्स जो हम होते हैं ना, वो हमें धीरे 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 हमारी अवेयरनेस को डाउन करता जाता है। और आप भी जानते हैं कि सबकॉन्शियस लेवल की ओर हम धीरे धीरे जाते हैं, अल्फा जिसको कहते हैं, राइट, अल्फा वेव्स। जबकि मेडिटेशन इससे बिल्कुल उल्टी प्रक्रिया है। जिस विषय के या तो आसपास के माहौल के प्रति अभी मैं कॉन्शियस हूँ, जब ध्यान की शुरुआत होती है तो ये कॉन्शियसनेस और बढ़ती जाती है, मैं और शार्पली अलर्ट होता जाता हूँ। अब पंछियों की आवाज़ वगैरह है तो उसके प्रति भी अलर्टनेस बढ़ती है। तो फिर तो वो आवाज़ ही है। तो ऐसी ही आवाज़ एसी की भी हो सकती है, ट्रेन की भी हो सकती है, ट्रैफिक की हो सकती है। मैं तो जैसे ट्रैवल कर रहा हूँ, कार लेकर के जा रहा हूँ ऑफिस, या तो ऑफिस से घर आ रहा हूँ, ट्रैफिक सिग्नल पे आप जानते हैं सब पै पै पौ पौ, मैं वो मौका भी नहीं छोड़ता कभी वहाँ उसका भी यूज़ कर लेता हूँ प्रेजेंट मोमेंट में अपनी अवेयरनेस को लाने के लिए वापस। सो ये एक समझने वाली बात है कि कहाँ बैठ करके करें, ये इसका इम्पोर्टेंस शुरुआत में है, लर्निंग में है। आफ्टर ऑल बात ये है कि जितने हम ज़्यादा अवेयर होना शुरू करें तो वो कहीं पर भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। यस सर, कोई पर्टिकुलर मेथड होनी चाहिए मेडिटेशन करने के लिए? क्योंकि आज बहुत सारे अलग अलग तरीके, बहुत सारे अलग अलग नामों से मेडिटेशन सिखाए जाते हैं। हम जिसके भी पास चलते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, या कोई इंस्टीट्यूट हो, या कोई टीचर हो, तो सबके खुद के एक मेथड और तरीके हैं। सब अपनी जगह पर सही भी होंगे, बिल्कुल। मगर जो इंसान शुरू कर रहा है और अगर वो आसानी से मेडिटेशन को करना चाहे, तो आप कोई पर्टिकुलर मेथड सजेस्ट करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, क्योंकि मेडिटेशन के मेथड्स तो आपने जैसे कहा बहुत सारे हैं, और बहुत सारे मतलब बहुत सारी परंपराओं के बहुत सारे हैं। वैदिक परंपरा आप ले लीजिए, आप जैन परंपरा ले लीजिए, कुछ भी, तो सो मैनी मेथड्स आर देयर। मगर अभी मुझे जो लग रहा है वो ये है कि जब कोई सीख रहा है तो एवरी डे प्रैक्टिकली वो उसका जितना ज़्यादा यूज़ कर पाता है तो शुरुआत में उसको वो बहुत हेल्पफुल होगा, और ध्यान के प्रति आगे की यात्रा करने में उसको मोटिवेशन अंदर से मिलेगा जब रिजल्ट्स मिलते हैं। तो उसके लिए जो ज़रूरी है शुरुआत करना, वो मुझे हमेशा से ऐसा फील होता है कि वो प्रेजेंट मोमेंट में अवेयरनेस लाने वाला जो ध्यान है, टू बिकमिंग मोर अवेयरनेस, प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस आप कह लीजिए, माइंडफुलनेस कह लीजिए, तो ये सबसे पहले अगर शुरुआत करता है सीखने में तो वो बहुत ही यूज टू हो जाता है। फिर आगे चल करके वो उसका अंदर का जो तत्व है वो उसे जिस दिशा में ले जाए वो जा सकता है। आपने इतने सारे लोगों को मेडिटेशन सिखाया है, आपके बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, कोई बड़े बिजनेसमैन है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट भी होंगे, कुछ इंडिया में है, कुछ अमेरिका में है। उनमें से किसी की अगर कहानी या कोई अमेजिंग रिजल्ट किसी के लाइफ में प्रोड्यूस हुआ हो मेडिटेशन के द्वारा, अगर ऐसा कोई किस्सा आप हमारे साथ शेयर कर सकें? बहुत है ऐसे तो, और लोग जो है ना वो जब बताते हैं तो अपने क्या कहें, उसके पास शब्द नहीं होते एक्चुअली, क्योंकि वो फीलिंग के लेवल की बात होती है। मगर इतना सब लोग जो कॉमनली कहते हैं वो मैं आपको कहूँगा। पहले तो ये बात है कि लोग ये कहते हैं कि 1 मिनट भी माइंड जो है वो स्टॉप नहीं होता था, भागा दौड़ी भागा दौड़ी भागा दौड़ी। अब ये सीखने के बाद 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट विदाउट एनी सिंगल थॉट
बैठ सकते हैं। दिस इज़ अमेजिंग रिजल्ट एक्चुअली। वाह। और ऐसा भी नहीं है कि इसके लिए बहुत प्रैक्टिस की, बहुत साधना की ज़रूरत है। एक्चुअली मैं जब सिखाता हूँ दूसरे तीसरे सेशन में ये स्किल डेवलप कर लेते हैं लोग। तो ये एक है। दूसरा जो सबने कहा वो ये है कि हमारी एक्चुअली वर्क में, प्रोडक्टिविटी में बहुत बड़ा फ़र्क महसूस हो पा रहा है। कुछ एक पर्टिकुलर स्टोरी तो कहना अभी मुश्किल है क्योंकि इतनी सारी चीज़ें अभी आ रही है माइंड में, मगर बहुत सारे लोग लिख करके भी देते हैं कि ये है वो है। सबसे ज़्यादा मुझे जो उसमें बेनिफिट्स लोगों ने बताए वो ये बताए हैं कि जैसे मैंने कहा कि एवरीडे वर्क में उसकी एफिशिएंसी बहुत बड़ी है। दूसरा, डिसीजन पावर बहुत बड़ा है। और तीसरा सबसे बड़ा ये है कि इमोशनली बहुत ही बैलेंस्ड हुए हैं लोग। और कुछ लोग बहुत अंदर की बात बताते हैं कि जिन जिन बातों को मैं बहुत हाइप वाला समझता था, जो कंसेप्ट, वो जब ध्यान किया तो पता चला कि इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। सच क्या है ये सब, वो अपने अपने हिसाब से सबका ये होता है। सर, हमारे व्यूअर्स के लिए अगर वो मेडिटेशन सीखना चाहें और जैसे आपने कहा कि कोई इंस्ट्रक्शन देने वाला हो सही तरीके से, तो वो आसानी से सीख सकते हैं, तो आपका ऐसा कोई कोर्स अवेलेबल है या आप कहीं कुछ सिखाते हैं? और अगर ऐसा कुछ है तो कैसे लोगों को उससे फ़ायदा मिलेगा? जी, पहली बात तो ये कि जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की अपने खुद की 8 साल पहले, तब तो मेरा मन में कोई ख्याल भी नहीं था कि मैं कभी मेडिटेशन सिखाऊंगा भी। मेरा तो जो कोचिंग था दैट वाज बिजनेस डेवलपमेंट कोचिंग एंड परफॉर्मेंस में ये सब, एज यू नो, NLP, ये सब ट्रेनिंग करते थे। मगर जब मेरी प्रैक्टिस आई तो बहुत स्ट्रगल मेरे सामने आए। हर्डल्स, मेडिटेशन में सबसे ज़्यादा हर्डल्स आते हैं, ये तो स्वाभाविक है क्योंकि माइंड भागा दौड़ी करने वाली चीज़ है। तो जब सीखा, करता गया, मेरी खुद की प्रैक्टिस बढ़ती गई, तब मुझे लगा कि बहुत सारे लोग तो अभी भी ऐसे ही होंगे ना कि जो मैं ये कर रहा हूँ। तो मैंने इतने साल स्ट्रगल किया, शुरुआत में स्ट्रगल के 3-4 साल थे। तो इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है कैसे कि मैंने जिस तरह से किया, अगर उस परसेप्शन के साथ अगर कोई करता है तो उसको हेल्प मिल सकती है। देन आई डिज़ाइन अ सीक्वेंस। फर्स्ट एक सीक्वेंस डिज़ाइन की, एक सीक्वेंस के मैंने कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे कि पहले ये करेंगे, पहले ये करवाएंगे। फिर मैंने कुछ लोगों को, 10-12 लोगों को ये शेयर किया जो मेरे बहुत करीबी लोग थे कि एक वीक आप निकालिए, रोज़ थोड़ा थोड़ा करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे। तो एक वीक में उन लोगों के अंदर ये स्किल डेवलप होना शुरू हो गई। तो फिर उसको थोड़ा सा मैंने और सिस्टमाइज किया एंड आई स्टार्टेड कोचिंग दैट 1-on-1 लेवल। और 9 डेज के लिए मैं सिखाता था, 9 सेशन किए थे और प्रिसाइजली सिखाता था, प्रिसाइजली वो सीखते भी थे। और कोर्स के बाद में वो इतना ज़रूर कह पाते थे कि नाउ इट इज़ माई ओन एक्सपीरियंस दैट आई कैन मेडिटेट, जो पहले उनके लिए नहीं था। देन आई स्टार्टेड टीचिंग मैनी पीपल, और वो शुरुआत मेरी हुई US में। तो वहाँ पर जैसे जैसे मैं सिखाता गया, मैं वही सिखाता था कि जिस तरह से मैंने उसको किया, यानी शेयरिंग टाइप का एज ए कोर्स। और वहाँ कम से कम मैंने 300 से ज़्यादा सेशन में क्रॉस कर चुका हूँ अभी। 300 से ज़्यादा वर्कशॉप्स आपने कर? हाँ, 300 से ज़्यादा सेशंस। एक वर्कशॉप में 9-10 सेशन या 12 सेशन होते हैं। फिर कुछ प्रैक्टिसेस के भी होते हैं। यानी मेडिटेशन सिखाने में वहाँ पर मैंने आई इन्वेस्टेड एटलीस्ट मोर देन 500 आवर्स। तो वहाँ से अमेजिंग रिजल्ट्स प्रोड्यूस होना शुरू हुआ, US, कनाडा, ये सब। और फिर वहाँ जिस सिस्टम से मैं सिखाता था, उसी सिस्टम को लेकर के मैंने अभी एक ऑनलाइन वर्जन उसका तैयार किया है। ऑनलाइन वर्जन इसलिए क्योंकि एक चीज़ मैंने देखी कि एक ही समय पर, एक ही जगह पर सबको इकट्ठा करना, वो सबकी इच्छा होने के बावजूद भी नहीं पहुंच पाते लोग। सो ऑनलाइन वर्जन उसका क्रिएट किया, और जिससे लोग ना, दे कैन डू दैट एट देयर ओन पेस,
अपने टाइम पे, अपने समय पे, अपनी जगह पे कर सकते हो। तो ये एक ऑनलाइन वर्जन एज ए मेडिटेशन मास्टरी नाम से, टाइटल से वो ऑनलाइन वर्जन मैंने क्रिएट किया है। एंड वो कोर्स ऐसा है कि जिससे ये स्किल सब लोग सीख सकते हैं। और अगर ऐसी कंप्लेन है उनकी कि सही बात है, मेडिटेशन तो करना ही चाहिए, बचपन से सुनते आए हैं, मगर क्या करें, मुझसे मेडिटेशन नहीं होता, तो इतना तो मैं ज़रूर कहूँगा कि ये कोर्स में मेरे साथ रहने के बाद वो लास्ट में इतना ज़रूर कहेंगे कि नहीं, आई कैन मेडिटेट, अब मैं मेडिटेशन कर सकता हूँ। वो कहें। तो दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में मेडिटेशन के एक्सपीरियंस को आसान करना चाहते हैं तो राजीव सर का मेडिटेशन के कोर्स की लिंक्स मैं आपके साथ नीचे डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, कि जिससे आप एक स्पेशल बोनस प्राइस के ऊपर, एक्सक्लूसिव प्राइस के ऊपर पा सकते हैं उसे। एंड सर, थैंक यू सो मच कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। इट्स माई प्लेजर, थैंक यू वेरी मच कि आपके साथ ऐसे इस इतने हेल्पफुल टॉपिक को लेकर के, इतनी हेल्पफुल सब्जेक्ट को लेकर के बात करने का मौका मिला। थैंक यू। और दोस्तों, हम चाहेंगे कि आप इस सब्जेक्ट को लेकर के अगर कोई और जानकारी पाना चाहें तो ज़रूर हमें कमेंट में, चैट बॉक्स में लिख करके बताइए कि अगर आप इसके रेलेवेंस में कुछ और सीखना चाहते हैं तो उसके मुताबिक हम आगे के एपिसोड्स में आपके सामने कुछ ऐसे ही एक्सपर्ट्स को लेकर आएंगे कि जो आपकी मदद कर पाएंगे। मेक श्योर कि आप इस कोर्स का बेनिफिट ले, स्पेशल डिस्काउंट का बेनिफिट ले और अपने जीवन के लिए मेडिटेशन को अपनाए। हमारे साथ राजीव बलानी जी थे, जो एक ऑथर है, माइंडफुलनेस कोच है, मेडिटेशन कोच है, NLP कोच रह चुके हैं और काफ़ी सारे लोगों को उन्होंने मदद की है सक्सेस पाने के लिए। तो ज़रूर बताइए कि आज के एपिसोड से आपने क्या सीखा, और मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो मेक श्योर वो सब्सक्राइब या फॉलो बटन को आप हिट करें। थैंक यू सो मच।